very sweet and fresh morning to you all. Well, from today we are going to start a new chapter. आज से आपके सामने एक नई चीज रखेंगे. फ्रेंड्स, जैसे मान लो तुम्हारा कोई एक दोस्त है, वो भी तुम्हारे साथ तुम्हारी क्लास में पढ़ता है. वो बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहा. मैंने पूछा, भाई वो क्यों नहीं आ रहा? आपने कहा, सर उसकी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आ रहा. लेकिन सर अभी तो ठीक हो गया सर. तो मैंने कहा, इसका मतलब जानबूझ के नहीं आ रहा? तुम्हारे लिए आपने कुछ नहीं बोला. मैंने कहा कि उससे जाके कह देना, स्कूल खाला माई का घर नहीं है. जब मन करेगा आएगा, जब मन करेगा तो नहीं आएगा. एक दिन भगा दूंगा उसे. आप गए और आपसे उसकी बातचीत शुरू हुई. उसने पूछा, सर ने क्या कहा? तो एक तरीका तो ये है कि आप मेरी बात को हूबहू वैसे का वैसे उस तक कह दें. आप कहें, सर ने कहा उससे कहना स्कूल को खाला में के घर ना समझा करे. जब मन करता है आता है, जब मन करता है तो नहीं आता है. एक दिन भगा दूंगा उसे. और दूसरा तरीका यह था कि आप ये सोचते कि सर ने वहां से उससे कह देना इसलिए कहा था क्योंकि वो सर के सामने नहीं था. आपने अपने हिसाब से अगर कुछ चेंज किया, आपने कहा हाँ सर ने कहा था कि तुमसे कह दूं कि तुम स्कूल को खाला में के घर न समझा करो. अगर इस तरह से बनाकर आपने अपनी बात कह दी, इसका मतलब है आपने मेरी बात में कुछ आंशिक हेरफेर करके उस बात को रख दिया. तो फ्रेंड्स, जब पहली बार आप बात कर रहे थे, आपने जब मेरी बात को स्ट्रेट डायरेक्टली वैसे का वैसे रखा तो यह था डायरेक्ट नरेशन. और जब आपने मेरी बातों में चेंज करके उसे रखा, अपनी सुविधा अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार चेंज करके रखा, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन. तो माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आर द टू वेज टू कन्वर्सेट इन द वर्ल्ड. इस दुनिया में कन्वर्सेशन करने के दो माध्यम होते हैं. और डायरेक्ट नरेशन में हम न सिर्फ कन्वर्सेशन रखते हैं, किसी का डायरेक्ट स्टेटमेंट रखते हैं, बल्कि स्पेशल कमेंट्स भी रखते हैं, किसी विशिष्ट बात को रखते हैं. जब हम उसे डायरेक्ट नरेशन में रखते हैं तो हमेशा ये स्पेसिफिक होता है, स्पेशल होता है, विशेष होता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस होता कैसा है. आइए देखते हैं. नरेशन का सेंटेंस फ्रेंड्स इस तरह का होता है. Whenever you talk about a direct narration sentence, you will always have a part of the sentence, then you will have a comma, then the inverted comma, then a sentence again, and at the last of the sentence you will have a full stop, question mark or sign of exclamation. Whenever you have these all things in a sentence, that is a sentence of direct narration. What I want to say, मैं कहना क्या चाहता हूं, आप एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं. एक पूरा स्ट्रक्चर लिखते हैं इस तरह का. यहां देखिएगा, मैंने लिखा ही सेड टू मी. देखिए फ्रेंड्स, ऊपर जो मैंने दिखाया था वो सारी कंडीशन यहां आपको दिखाई पड़ रही है. पहले आपको एक टुकड़ा चाहिए था सेंटेंस में. ये देखिए सेंटेंस में पहले 5 सेंटेंस का कहने का ये है कि इन्वर्टेड कॉमा के पहले, इस कॉमा से पहले एक सेंटेंस का टुकड़ा चाहिए था. ये आपके सामने ही सेड टू मी के रूप में है. देन विद इन द इन्वर्टेड कॉमा यू नीड अ सेंटेंस. हियर इज दैट सेंटेंस. इसके बाद आपको एक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में से कुछ चाहिए था. आपने फुल स्टॉप लगाया एंड देन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. Means friends, you have all the qualities in this sentence that is demanded in a direct sentence. That's why it's a sentence of direct narration, or it's a sentence that can be called a sentence of direct narration. ये आपका direct narration का एक sentence हो गया. अब friends, आप देख सकते हैं इस sentence में 2 टुकड़े हैं. एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का ये टुकड़ा और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद हुआ ये टुकड़ा. ये 2 टुकड़े आपको इसमें दिखाई पड़ रहे हैं. ये जो पहला टुकड़ा है, इस टुकड़े में कौन कहा और किससे कहा की जानकारी होती है. This part has always the
द इंफॉर्मेशन ऑफ हु टॉक्ड टू हुम या हु इज टॉकिंग टू हुम, कौन किससे बात कर रहा है या किसने किससे बात की, इसकी जानकारी फर्स्ट पार्ट में दी होती है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको मैं क्लॉज बता चुका हूं। ये देखिए क्लॉज की सारी खूबियां यहां हैं, यहां हैं। एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब क्लॉज जानते हैं आप, एक बड़े सेंटेंस का वो छोटा टुकड़ा जिसमें सेंटेंस होने की सारी खूबियां हो, उसे हम एक क्लॉज कहते हैं। तो a small part of a bigger sentence that has all the qualities of being called a sentence is called a clause. So here you can see the sentence has two clauses. One is this and another is this. तो इसे आप इस टुकड़े को जिसमें कौन कहा और किससे कहा की जानकारी दी है, इस टुकड़े को हम रिपोर्टिंग क्लॉज कह सकते हैं। बहुत से लोग इसको रिपोर्टिंग वर्ब कह देते हैं। फ्रेंड्स एक्चुअली रिपोर्टिंग वर्ब ये है, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इस रिपोर्टिंग क्लॉज की रिपोर्टिंग वर्ब है। तो फर्स्ट पार्ट इन विच यू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ हु इज टॉकिंग टू हुम, कौन किससे बात कर रहा है, इसे हम रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं और इसकी वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। सो मेनी बुक्स सेज दिस होल पार्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब। ये बोलने का सही तरीका नहीं है, ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। ये कंप्लीट क्लॉज है, इसे हमें क्लॉज कहना चाहिए, इस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहना चाहिए। हम जानते हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक अलग बात है फ्रेंड्स, इसी के ऊपर सारी बातें डिपेंड है, आगे आपको बताएंगे। और ये दूसरा टुकड़ा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, दिस पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस विच इज इन द इन्वर्टेड कॉमा, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं। इसे हम रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पहली जानकारी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में। तो ये आपका रिपोर्टिंग क्लॉज हो गया, ये रिपोर्टेड क्लॉज हो गया। इसको कई लोग रिपोर्टिंग स्पीच, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, लेकिन इसको रिपोर्टिंग क्लॉज, इसे रिपोर्टिंग वर्ब और इसे रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज कहना सबसे अच्छा होता है। मीन्स दिस इज रिपोर्टिंग क्लॉज इन विच यू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ हु सेड टू होम। दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, द वर्ब दैट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर फंक्शन, and this is reported speech or reported clause which is within the inverted comma. Now this is the structure of a direct narration or a sentence of a direct narration. अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें चीजें किस तरह होती हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। Now my dear friends, let's see some more things here. देखो इस टुकड़े में जरूरी नहीं है कि कौन कहता है और किससे कहता है, कौन कहा और किससे कहा की जानकारी हमेशा हो। It's not important that you always give the information of who says to whom here. ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको केवल he says दिया हुआ या he said दिया हुआ, और ये भी संभव है कि says to दिया हुआ। तो फ्रेंड्स यहां पहले ये बात हमको समझनी है, जैसे यहां पर हमको says to दिया हुआ है, ऐसे ही फ्रेंड्स अगर कहीं भी हमें says to दिया होगा, say to दिया होगा, said to दिया होगा या विल शैल के साथ से टू दिया होगा, अगर इस जगह पर सेंटेंस की इस कंडीशन में, जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब की कंडीशन इस रूप में स्पष्ट हुई होगी, सेज टू, से टू, सेड टू, विल से टू और शैल से टू, देन माय डियर फ्रेंड्स हम सेज टू की जगह टेल्स लिखते हैं, से टू की जगह टेल लिखते हैं, सेड टू की जगह टोल्ड लिखते हैं, और विल से टू या शैल से टू की जगह विल या शैल टेल लिखते हैं। ये इस कंडीशन में होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये अकेला होता, यहां केवल सेज होता, सेड होता, विल से होता, तो हम इस शब्द में कोई चेंज नहीं करते। मीन्स whenever you get the condition of says to, say to, said to, will say to or shall say to here, then you will change this particular use
as tells, tell, told, will tell, shall tell respectively. But if you get only says, say, said to, says, say, said, will say, shall say, then there will be no any change in this particular word at all. तो ये बात यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमको याद रखना होता है. फ्रेंड्स, दिस पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज द यूनिवर्सल स्टेशन ऑफ कंजंक्शंस. यहां सारे कंजंक्शंस हिडन होते हैं. हम अपनी इच्छानुसार सेंटेंस की सिचुएशन के हिसाब से उसकी आवश्यकता अनुसार यहां पर यूज करते हैं. नॉर्मली असर्टिव सेंटेंसेस में वी यूज दैट हियर. हम इसे चेंज करते समय यहां पर दैट का यूज करते हैं. तो नॉर्मली फ्रेंड्स, बिकॉज दिस प्लेस इज नोन एज द यूनिवर्सल स्टेशन ऑफ कंजंक्शंस, ऑल द कंजंक्शंस can be seen here. All the conjunctions are present here. All the conjunctions are hidden here actually. So friends, whenever we need any conjunction, we use that conjunction at this place according to the situation, according to the demand of the situation. तो सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से हम यहां पर किसी भी कंजंक्शन को यूज कर सकते हैं. Here we talk about the assertive sentences. So up to assertive sentences, generally we use that here at this particular place. अभी हम तैयार हो गए फ्रेंड्स एक सेंटेंस को नॉर्मली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए. आइए अब रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं और देखते हैं ये चेंजेस कैसे होते हैं. अभी फर्स्ट रूल की बात करते हैं. देखो, फॉर ऑल द चेंजेस बेस्ड ऑन टेंसेस we always depend upon the reporting verb of the sentence. अगर ये reporting verb present tense में है या future tense में है, if the reporting verb of the sentence is in the present or future tense, if the reporting verb of the sentence is in the present or future tense, there will be no any change regarding tenses in the रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड क्लॉज. इसका मतलब है फ्रेंड्स, आप यहां देखो, यहां रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? सेज लिखी हुई है, सेज टू के रूप में है. तो सेज का मतलब क्या है? इट इज इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट मींस प्रेजेंट टेंस. तो अगर प्रेजेंट टेंस में है, इसे आप कैसे बदलोगे? अगर इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है तो सेंटेंस चेंज करने का तरीका क्या होगा? सेज टू की जगह आप टेल्स करोगे, इट विल बी ही टेल्स मी. Here you use that will come out. और चूंकि यहां पर आपका प्रेजेंट टेंस है, इसलिए there will be no any change in the sentence regarding tenses. So it will be same that Deepak sings. ये दीपक सिंग्स आपका वैसे का वैसे होगा. इससे क्या पता लगता है फ्रेंड्स? It clearly indicates that when the reporting verb will be in the present tense, there will be no any change regarding tenses, or there will be no any tenseable change in the reported speech. ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ. Now let's move towards the second point. Yes. Now, if the reporting verb will be in the future tense, if the given reporting verb is in the future tense, then also there will be no any change regarding tenses, regarding tense in the reported speech. What I want to say, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो भी आपके रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज में कोई भी टेंस के बेस पर चेंज नहीं होगा. जैसे आप देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे दिया है, he will say to me Neha sings. If you have a sentence like this, then friends आप क्या करोगे? कैसे इसे करोगे? ये देखो, will say to है. If it's will say to, आप इसे कैसे करोगे? He will say to क्या हो जाएगा? Tell होगा. It will be he will tell. Then you will use that, and there will be no any change on the basis of tense in this given sentence. That's why
इट विल बी दैट नेहा सिंग्स। आप इसे ऐसे के ऐसे बनाओगे, ये कंडीशन आपके सामने होगी। तो अगर रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट टेंस में है, नो चेंज ऑन द बेसिस ऑफ टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग ऑफ फ्यूचर टेंस में है, द सेम थिंग विल हैपन। इसका सीधा मतलब है फ्रेंड्स, 3 ही टेंस होते हैं, आप जानते हैं। तो अगर रिपोर्टिंग आपके प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर टेंस के आधार पे कोई चेंज नहीं होता, इट मींस all the changes regarding tenses will happen when the reporting verb will be in the past tense. Friends, it's clear that when your reporting verb will be in the past tense, then only any change regarding tenses is possible in a particular sentence while making an indirect. तो फ्रेंड्स, ये तो एक बात हो गई। अब जैसे ही रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में होगी, टेंस के आधार पर चेंजेस होते जाएंगे और रूल्स हम पढ़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, एक ऐसा चेंज है जो चेंज हर तरह की कंडीशन में एक सेंटेंस में होता है, वो होते हैं चेंजेस ऑफ प्रोनाउन। आप जब प्रोनाउन के चेंजेस करते हैं तो आपने पढ़ा है, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, इन द अर्लियर क्लासेस पढ़ा होगा आपने, और मैंने आपको डिटरमिनर्स पहले पढ़ाए हुए हैं, उसमें भी आपने इसको पढ़ा हुआ है कि फ्रेंड्स, आमतौर पे जो प्रोनाउन के पर्सन्स होते हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन मीन्स आई या वी, सेकेंड पर्सन मीन्स यू, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। अब प्रोनाउन के जो पर्सन्स होते हैं, जिनको हम सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, इनके और फॉर्म्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, पॉजेसिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। तो सबसे पहले हमको प्रोनाउन के पर्सन्स के फॉर्म्स में चेंजेस सीखने हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपके सामने रखूंगा या आपको बताऊंगा। टिल देन, इट्स गुड बाय फ्रॉम हियर। थैंक यू फ्रेंड्स।